नेक्स्ट अभी जो हमने पढ़ा उसका नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वापस। प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल प्रोजेक्ट कर रखा है। वेलोसिटी दे रखी है आपको यू, ए पॉइंट से मान लो बी तक जा रहा है। तो ए से बी तक जा रहा है, उसको आपने पढ़ा था क्या कहते हैं, रेंज। ये इसको इसका हाइट कहलाएगी और कितने टाइम तक हवा में रहा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, आप जानते हैं। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट आपने लिया तो यू कॉस थीटा मिला, इसका कंपोनेंट क्या मिला, यू साइन थीटा मिला। वेलोसिटी को आपने देखा था और हमने ये कहा था कि इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0। और वेलोसिटी का रिजल्टेंट फॉर्मूला हमने बताया था रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वेरिएबल चीज़ कौन सी है, ये वाली ओनली। ये तो हर वक्त रहेगी, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूँ तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर वक्त रहेगी, कहीं भी देखो ये रहेगी, बट ये चीज़ वेरिएबल होगी। ऐसा हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में और थियरी वाले पॉइंट में देखा है। ठीक है ना। अब देखिए कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंकता हूँ तो रेंज का फॉर्मूला भी आपने डिराइव किया। वो रेंज का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, आर इक्वल टू लिखते थे आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई वॉट, जी। ये रेंज का फॉर्मूला ये आ गया था आपका। ठीक है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो u cos थीटा इंटू वॉट 2u साइन थीटा बाई जी कर सकता हूँ। आप चाहें उसको ऐसा भी लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू वॉट u साइन थीटा बाई वॉट जी लिखा हुआ है और 2 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। समझ गए। तो इस फॉर्मूले का फॉर्मेट है, आप अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा दे रखें, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एलोबरेट और डिस्क्राइब करें और एक्सपेंड करें और एक्सपेंड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या था आपका, तो हाइट का फॉर्मूला भी आपने लिखा था, क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई वॉट 2g। ये हाइट का फॉर्मूला भी आपने लिखा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हवा में कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ से इसको आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी आपने लिखा 2u साइन थीटा बाई वॉट जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने लिखा था। समझ गए। ये सब लिखे हुए आपने और हमने डिराइव भी किए थे। अब इसको देखिए, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। कैसे देखिए, ये क्या है, ये तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो लिखता हूँ 2ux uy बाई क्या लिखा हमने, जी। आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए। जो लिखा आपने अलग लिख के बताया भी है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं यू वाई का स्क्वायर बाई वॉट 2g कर सकता हूँ, और उसको क्या लिखता हूँ 2u y बाई वॉट जी। ऐसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए। मतलब प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसकी रेंज क्या होगी, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, ये फॉर्मूले हमने देखे थे और डिस्कस किए थे और डिराइव किए थे। अब देखिए उसमें हमने ये भी देखा था कितना एंगल फेंकता हूँ कि रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। तो हमने क्या कहा था, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूँ, थीटा को 45 डिग्री रखता हूँ, 45 का मेरा मतलब है π/4, तो हमने रेंज क्या मिलती है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपने लिखा था, क्या लिखा था, यू स्क्वायर बाई जी। समझ गए। और थीटा को क्या करें, 90 लिखें तो क्या मिली थी आपकी, हाइट मैक्सिमम मिली थी। हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर बाई वॉट 2g। और थीटा को फिर 90 लिखता हूँ मैं, तो वहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम मिला था आपको, वो क्या मिलता है, यू स्क्वायर 2u बाई क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का बात कर दी थी। वो कैसे कर दिया मैंने, क्या कहा मैंने, आप देखिए आप प्रोजेक्टर को फेंकना चाह रहे हैं। प्रोजेक्टर का मतलब जब प्रोजेक्टर की बात की जाएगी तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ गए, इस प्लेन में ही होगा। आप अगर ऑप्टिक्स बताना चाहते हैं, मतलब जैसे मान लो 120 डिग्री का एंगल हुआ तो 120 यहाँ से 120 मतलब वो इधर आ गया, तो अब ये क्वाड्रेंट यूज नहीं होगा, अब ये वाला क्वाड्रेंट यूज होगा। समझ गए। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जाएगी तो केवल हम बात करेंगे इस 90 डिग्री के एंगल वाली बात करेंगे। समझ गए। अगर जैसे मैं एंगल बड़ा करता हूँ तो ये क्वाड्रेंट आता है, तो मतलब पहले रेंज यूँ आ रही थी, अब रेंज क्या है कि यूँ आएगी, इसका ना डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो रेंज क्या हो गई, अपोजिट हो गया, ऐसा बोलते हैं। समझ गए। तो मतलब सेम एंगल पर फेंक रहा हूँ, जितना एंगल पर इधर फेंका उतना एंगल पर इधर फेंका तो डिस्टेंस सेम जाएगी, बट डिस्टेंस सेम जाने पर भी वो रेंज सेम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एंड हम जानते हैं फिजिक्स में तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इस कारण से हम बोलते हैं कि रेंज क्या कहलाएगी, वो डिफरेंट कराएगी अगर हम क्वाड्रेंट को चेंज करते हैं और डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऐसा होता है। समझ गए। और देखिए इसमें और देखिएगा, अगर मैं किस एंगल पर फेंकता हूँ, मतलब 0 से 90 के बीच में कौन सा एंगल पर फेंकूँ तो उसकी रेंज क्या होगी, हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये हमने देखा है। अब देखिए एक बार तो मैं थीटा से फेंक रहा था यहाँ पर,
ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना लिया हमने, थीटा लिया। अब मैं अगर 90 माइनस थीटा लेता हूँ, 90 माइनस थीटा अगर आप क्या करें 90 माइनस थीटा से फेंक रहा हूँ, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या कहते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, मतलब बात क्या हुई, बात वही रही। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंकने पर रेंज क्या होती है, सेम, मतलब थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको, रेंज क्या होगी, सेम। इसका मतलब दोनों केस में पहले वाले को मैं R1 कहता हूँ और दूसरे वाले को क्या कहता हूँ R2, तो क्या बनेगा, दोनों में सेम है, दो केस ले रहा हूँ, दोनों केस में थीटा पर रेंज कहें या 90 माइनस थीटा पर क्या रेंज क्या होगी, इक्वल मिलेगी। अगर मान लीजिए मैं इस हाइट की बात करता हूँ तो यहाँ क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस को थीटा हो जाएगा। इस केस में हाइट का सेकंड केस की जो हाइट देखते हैं वो यू स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगी अपॉन व्हाट 2g, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगाएगा t2, तो t2 क्या मिलता है 2u क्या होगा कॉस थीटा बाई g, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ये अलग अलग होंगे, बट अगर रेंज की बात करता हूँ तो रेंज तो क्या होती है सेम मिलती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या होती है सेम। मतलब जैसे मैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फेंकता हूँ या 60 पर फेंकता हूँ तो रेंज क्या मिलेगी सेम, और 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है मैक्सिमम। आप डायग्राम को थोड़ा यूँ बना सकते हैं चाहे तो, जैसे एग्जाम्पल दिखेगा और डायग्राम वाइज हम चेक करते हैं। देखो मैं 30 डिग्री पर फेंक रहा था और हमने कहा 60 पर फेंकता हूँ तो रेंज क्या मिलेगी सेम। मैं दोनों केस में एक 30 वाला केस ले रहा हूँ, सेम स्पीड रख रहा हूँ, स्पीड को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग बातें मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। ये 30 पर फेंका है मैंने और ये 60 पर फेंका है, तो रेंज क्या मिली सेम। बट व्हाट्स अबाउट हाइट, इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट क्या है अलग है। हाइट क्या करती है वेरी कर रही है और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या करेगा अलग आएगा, जो इन फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ गए, मतलब केवल क्या बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम है, ये दोनों क्या अलग है। और अगर 45 डिग्री पर फेंकता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ रेंज क्या होती है मैक्सिमम होती है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं 45 डिग्री पर सेम स्पीड से फेंकता हूँ तो रेंज क्या होगी मैक्सिमम मिलेगी। ये मतलब अगर तीसरा वाला केस देखता है, कौन सा वाला, ये 45 डिग्री वाला केस देखता हूँ, कौन सा एंगल है ये 45 डिग्री वाला केस लिया, ठीक है। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम है, बाकी 45 से कम और 45 से ज़्यादा कहीं भी जाओ रेंज क्या आएगी कम आएगी। ऐसा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और हमारा ये डायग्राम बताना चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल को हम फेंकें तो कब हाइट बढ़ेगी, कब टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा और कब रेंज बढ़ेगी, ऐसा केस हम देख सकते हैं। अब देखिए इन्हीं पर बेस्ड वापस 2-4 पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो क्या करना चाहते हैं, देखिए एक केस में सिंपल केस आपसे के साथ ले रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस इन सच ए वे दैट इट्स रेंज इज सेम, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करो और रिलेशन निकालो। मतलब पहले वाले केस दूसरे वाले केस में रेंज आर है या आर कह दें और टाइम ऑफ फ्लाइट एक का T1 है दूसरे का T2 है, तो उसमें रेंज क्या है रिलेशन क्या है, रिलेशन में कैलकुलेट करना है। क्या कहा, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन सच ए वे कि रेंज इज व्हाट सेम। समझ गए, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, इस टाइप से फेंक रहा हूँ कि रेंज सेम आए, तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ 2 डिफरेंट डायरेक्शन की बात की जाएगी प्रोजेक्टाइल के केस में, तो मैंने क्या कहा था इस 90 के बीच में ही होगा। और 90 के बीच में 2 डिफरेंट डायरेक्शन वो कौन सी है जहाँ रेंज सेम होती है, तो वो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जहाँ रेंज सेम होती है। मतलब डायरेक्शन का आने वाला ये नहीं कि आप एक बार यूँ फेंक रहे हैं और एक बार यूँ फेंक रहे हैं, एक बार यूँ फेंक रहे हैं, वो डायरेक्शन इसमें नहीं है। डायरेक्शन का मतलब उस 90 के बीच वाली ही 2 डायरेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, हम तो बोलते हैं यार कितने भी एंगल हो सकते हैं, आप इधर फेंक लो इधर रेंज सेम होगी। मैंने क्या कहा था डायरेक्शन डिफरेंट है और डायरेक्शन डिफरेंट रेंज डिफरेंट है, तो वो वाला पॉइंट नहीं होगा। मतलब क्या, वापस सुन ले एक बार क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन इन सच ए वे दैट रेंज इज सेम, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, ये पूछा गया। तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब एक थीटा को फेंका एक दूसरा 90 माइनस थीटा को फेंका, तो थीटा पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u साइन थीटा बाई जी, एंड दूसरे वाले केस में क्या होगा 2u क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट एंगल पर रेंज सेम होती है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई वॉट, तो जी मुझे मिल रहा है, ऐसा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, ठीक है। ऐसा करने से ब्रैकेट क्या मिला मुझे, रेंज मिला, तो T1 T2 क्या मिला 2 बाई जी इंटू वॉट, ये आर लिख दिया मैंने, तो रेंज क्या मिली। हम बोलते हैं रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन क्या होगा, तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन ये इस टाइप का होता है जैसा हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। समझ गए, देखो मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, ये 2 ये रह गया था, मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने, तो रेंज के फॉर्मूले वो तो चला गया। समझ गए, तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ऐसा कैलकुलेट कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट केस की क्या कहा, दोनों केस में
हाइट और रेंज में रिलेशन क्या होगा? देखो दो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट दोनों केस में क्या है? एक केस की हाइट का फॉर्मूला आपका ये था, एक केस में आपका ये था। तो दोनों हाइट का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो H1 H2 करता हूँ तो क्या मिलेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई वॉट जी, ये मैंने कर दिया इसको, क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दो नीचे लिखा हुआ था, स्क्वायर वहाँ लिखा हुआ है ही, मैंने कर दिया इसको। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4, तो 4 को मैंने क्या कर दिया? बार ले लिया, इवन बाई 4 कर दिया। समझ गए क्या? क्या कर दिया? 4 लिखा था, मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया H1 H2 को। अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ और 2 से मैं डिवाइड करूँ और डिवाइड वाला भी मैं ले आता हूँ बाहर, तो क्या हो जाएगा? वो भी 4, कैसे? स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये वापस ब्रैकेट क्या बन गया? ये रेंज बन गया और सेक्शन दिख रहा है आपको। तो क्या मिला? H1 H2 क्या मिला? आर स्क्वायर बाई वॉट 16, तो आर क्या मिला मुझे? आर मिला 4 रूट H1 H2, मतलब रेंज और हाइट में रिलेशन क्या होगा? रेंज और हाइट में रिलेशन इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। ये तो जनरली हम देखते ही है, 11वें पढ़ते जब देखते हैं और करते भी है आराम से, और इस टाइप से कैलकुलेट करके हम पता भी करते हैं कि रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन क्या होगा और रेंज और हाइट में रिलेशन क्या होगा, ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा और देखिएगा, आपको पूछा जाए, मान लीजिए ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन सच ए वे दैट इट्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इट्स रेंज, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये पूछा गया। मतलब प्रोजेक्टर को इस टाइप से फेंका कि इसकी रेंज मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, तो बताओ उसको कितना एंगल पर हमने फेंका, वो एंगल क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, देखो रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल, तो क्या करूँगा? रेंज का फॉर्मूला क्या था? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये रेंज की बात करना चाहता हूँ। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, देन फाइंड व्हाट? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बोलता है? देखो जनरली हम यहाँ से देखते हैं और लिख देते हैं ऐसे, यू स्क्वायर बाई 2g, ऐसा लिखता है। समझ गए? जो दिख रहा है आपको उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया। समझ गए? अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़ी गलत है, क्यों? आपने फॉर्मूला क्या कहा? क्वेश्चन लिखा है रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ भी है कि ये होता है। बट ये मैक्सिमम हाइट कब होती है? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री। मतलब एंगल कितना हो? 90 डिग्री। और 90 का मतलब क्या हुआ? वर्टिकली अपवर्ड। और वर्टिकली अपवर्ड हो तो रेंज तो 0 होती है, तो वहां तो 0 लिखी हुई है ही नहीं। इसका मतलब जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो गलत लिखा है। जल्दी सारे स्टूडेंट यही करते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, देन फाइंड व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज को मैक्सिमम हाइट के इक्वल करते हैं और सॉल्व करके थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में ABCD में लिखा होता है वो ऑप्शन भी, बट वो आपका गलत हो जाता है। क्यों? हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला रोल है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। हमने क्या देखा? हमने केवल फॉर्मूला रटा था, वो फॉर्मूला लगा दिया और उस फॉर्मूले के हिसाब से बात करना चाहते हैं, जो हमारी गलत हो गई। समझ गए? क्यों? क्योंकि रेंज मैक्सिमम हाइट जब मैंने कहा 90 डिग्री पर होती है और 90 डिग्री पर फेंकता हूँ तो पार्टिकल क्या करेगा? सीधा ऊपर जाएगा, सीधा नीचे आएगा, तो रेंज तो 0 हो गई। तो यहाँ 0 थोड़ी लिखा हुआ, तो लिखा हुआ है, तो रेंज तो कुछ मिल रही है। तो क्या गलती कर रहे हैं हम? देखो ये जो प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये क्या इसकी हाइट है, ये क्या इसकी हाइट है, ये क्या इसकी हाइट है, और ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो मैक्सिमम हाइट का ही कहलाता है। फॉर गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस हाइट इज सेट टू व्हाट? मैक्सिमम हाइट। समझ गए? यह है उस क्वेश्चन का मतलब, जो आपको समझना है उसको ढंग से, क्योंकि ऐसा करने पर तो 0 होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, बट 0 लिखा हुआ नहीं था। और जब 0 लिखा नहीं, इसका हमारी सोच गलत थी, हम सोच गलत कर रहे थे। मैक्सिमम हाइट का मतलब जिस एंगल में फेंका उस एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट ही कहलाती है। ये हाइट 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 और ये मैक्सिमम हाइट कहलाती है। इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? ये कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इस कंप्लीट फॉर्मूले को यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखिए ये क्यों लगा मालूम पड़ा आपको? क्योंकि हम जो गलत सोच रहे थे उसको हम सही सोच में ला रहे, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होते हुए भी उसको हम नहीं लगा रहे, क्योंकि वो फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि इसने कहा कि रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, तो जो फॉर्मूला हमारे पास है मैक्सिमम हाइट का ही होता है गिवन एंगल के लिए, तो हमने लिख दिया। अब इसको आप देखिए सॉल्व कीजिएगा तो मुझे मिलता है tan थीटा इक्वल टू व्हाट? 4। देखिए ना आप, देखिए ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है? और ध्यान हो आपको, तो tan थीटा 4 का मतलब tan 76 की वैल्यू होती है। क्या होता है? 76। मतलब हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पर फेंकता हूँ तो रेंज और हाइट इक्वल होती है। क्या होती है? ये रेंज और ये हाइट दोनों की वैल्यू, मतलब मीटर सेंटीमीटर जो भी आप कहना चाहते हैं, अगर जितनी ये हो उतनी ये हो, ये तभी पॉसिबल है जब प्रोजेक्टर को हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फेंकता हूँ? 76 डिग्री पर फेंकता हूँ। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 76 डिग्री। और थीटा क्या होना चाहिए? आपका tan इनवर्स 4
4 ऐसा बोलते हैं, समझ गए। हालांकि हमें कैलकुलेट नहीं करना था, बट डेटा आपको ये भी याद होना चाहिए, ये भी बार बार काम आता है। आपने पूछा कि अगर ऐसा करता हूँ तो बताइए क्या होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर दिया, ठीक। अगर पूछा जाए इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी रेंज, तो रेंज भी निकाल सकता हूँ। रेंज का फॉर्मूला क्या था, ये था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो मैं 2u स्क्वायर बाई जी तो ऐसा कैसा रख देता हूँ, और साइन थीटा चाहिए मुझे, tan थीटा मेरे पास है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना मिलेगा, √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास। तो कितना √17 आएगा, तो क्या लिखता हूँ 4 बाई √17 और यह 1 बाई √17 आएगा। कैसा काम है, परपेंडिकुलर अपन बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकाला √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से, ये आ गया। और फिर लिखा कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस आएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो कितना मिला मुझे, ये मिला 8u स्क्वायर अपन वॉट 17g, ये क्या कहलाएगी इसकी रेंज कहलाएगी। मतलब आपको क्या कहा, प्रोजेक्टर को इस टाइप से फेंका, इसकी रेंज और हाइट इक्वल हो, तो बताइए कि वो कितना एंगल पे होगी, और बताइए उस वक्त रेंज क्या होगी, बताइए उस पर हाइट क्या होगी। मतलब हाइट निकालूंगा तब यही आएगी, रेंज ये आएगी, हाइट भी आएगी, ये आएगी, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है रेंज इक्वल टू व्हाट हाइट, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस टाइप से हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड क्या होंगे पॉइंट्स, और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे डील करते हो देखते हैं। इसके आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसा आता है। जो क्वेश्चन निकाला था इन फॉर्मूले पर बेस्ड, वापस देखते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंका है। अलग अलग केस हो सकता है, मैं यहाँ लेवल टू लेवल बात कर रहा हूँ, मतलब जिस पॉइंट से फेंक रहा हूँ वो पॉइंट, और जहाँ वो आ रहा है वो पॉइंट, दोनों के सेम लेवल में हो तो क्या होगी बातें बताना चाहता हूँ। आपकी छत पर बैठे हैं और छत से फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक सकते हैं, ऊपर फेंक सकते हैं, नीचे फेंक सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन में फेंक सकते हैं, नीचे से या ऊपर से, सारे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मैं प्रोजेक्टर के पहले केस में चल रहा हूँ, और पहले केस में कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंका, ठीक है ना। अब मुझे पूछा फाइंड टॉर्क ऑन द प्रोजेक्टाइल अबाउट द व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये मुझे टॉर्क निकालना है। ऑल्सो फाइंड व्हाट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इसके अबाउट अगर मुझे टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम निकालते हो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पता करना चाहते हैं। देखिए टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस है, ये आपको पता होगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे इक्वल टू व्हाट आर क्रॉस पी, ये भी हम पढ़ के आए हैं, समझ गए। ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के क्या होते हैं फॉर्मूले होते हैं जो हमने पढ़ा है। अब मुझे क्या पूछा इसमें, आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड टॉर्क ऑन द प्रोजेक्टाइल अबाउट द व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे यू स्पीड से फेंका, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तब इसके अबाउट का टॉर्क क्या होगा। क्या कहा, क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद स्पीड यू, फाइंड टॉर्क ऑन द प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, समझ गए। अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का आ गया, इसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, मतलब मुझे क्या चाहिए, क्या लगेगा इस पर वेट वो निकालना है। तो जब प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पर पहुंचा तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, इसका अपना वेट ओनली, और तो इस पर वेट और फोर्स होता ही नहीं, समझ गए। फिर फोर्स जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो फोर्स इतना ही लगता है, और तो कोई फोर्स इस पर होता भी नहीं। एयर ड्रैग एयर फ्रैक्शन तो हम लेके नहीं चल रहे हैं, हम मान के चल रहा होगा प्रोजेक्टाइल वैक्यूम में मोशन कर रहा है, तो वैक्यूम वाले केस में क्या होगा वो डिस्कस करना चाहते हैं, समझ गए। तो व्हाट विल बी फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो फोर्स विल बी दिस वन, मतलब इट्स ओन वेट ओनली, समझ गए। अब देखिए फोर्स, ये फोर्स क्या लग रहा है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है, और क्या चाहिए मुझे, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है यहाँ से, तो वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, ये डिस्टेंस कहलाएगी आर क्रॉस एफ का आर एफ साइन थीटा, क्या आर एफ साइन थीटा या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आर एफ साइन थीटा बोलते हैं आप। तो आर साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो या तो आर ये वाला ले लीजिएगा और फिर इसका ले लो कंपोनेंट, या डायरेक्ट ही कर लो, आपको सिंपल रहेगा। टॉक होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की, कहाँ से, जिसके अबाउट आपको चाहिए टॉर्क, समझ गए। तो ये फोर्स की क्या हुई, ये तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, समझ गए, और ये हुई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, लाइन ऑफ एक्शन की, कहाँ से, जिसके अबाउट चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई,
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिलेगी, ये रेंज की आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये जो रेंज टोटल रेंज होती है तो उसका हाफ कर लीजिएगा। तो मुझे टॉक क्या मिला, टॉक मिला फोर्स इनटू व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला r/2, ये हमने लिख दिया। अब रेंज का फॉर्मूला मुझे पता है ही, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ 2u² sin थीटा cos थीटा बाई व्हाट जी लिखा हुआ है और 2 हमारे बता ही रहे हम, ये काट दे रही टॉक आ गया, समझ गए। नाउ व्हाट्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ टॉक, तो टॉक क्या होता है, r क्रॉस एफ, मतलब ये r इधर वाला कह सकते हैं, एफ इधर कह सकते हैं, r क्रॉस एफ। देखिए r क्रॉस एफ कहाँ आया, इनवर्ड आया, इसको इनवर्ड कहते हैं, इसको आउटवर्ड कहते हैं, और इनवर्ड को क्या बोलते हैं जनरली, क्रॉस से मार्क करते हैं, तो हम क्रॉस कर लेते हैं, समझ गए। अंदर जाने को क्रॉस कहते हैं और बाहर जाने को डॉट कहते हैं। जैसे रामायण महाभारत में बाण देखिए आपने, तो तीर क्या होता है, डॉटेड मतलब बाहर आ रहा हो रहा है, और क्रॉस का मतलब जाने वाला, तो क्रॉस का मतलब तीर अंदर चला गया, मतलब फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर, मतलब टॉक कहाँ है, अंदर की ओर, डॉट होता है बाहर की ओर बोलता, समझ गए। तो व्हाट वी टॉक ऑन द प्रोजेक्टाइल, किसके अबाउट, इसके अबाउट, कब, जब वो यहाँ पर है तो टॉक ही होगा। नाउ व्हाट्स अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो लिखा हुआ J इक्वल टू व्हाट r क्रॉस p, मतलब p मतलब लीनियर मोमेंटम, तो मुझे लीनियर मोमेंटम चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो लीनियर मोमेंटम कहाँ होगा इसका, इधर क्या होगा, क्या होगा mu cos थीटा। आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, केवल हॉरिजॉन्टल रहती है, हॉरिजॉन्टल क्या u cos थीटा है, तो मोमेंटम क्या हुआ mu cos थीटा। ये क्या कहलाएगी इसकी, ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी, वो क्या है हाइट के इक्वल, समझ गए। तो आप इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम J क्या होगा mu क्या होगा cos थीटा इंटू क्या बोलता हूँ हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या u² sin² थीटा बाई वॉट 2g, ये क्या कहलाएगी एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ना व्हाट्स अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मतलब यार और ये एफ, तो आर क्रॉस एफ का हुआ इनवर्ड, इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं, समझ गए। देखिए लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट एग्जाम में हमारे जेई में आया हुआ था कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर फेंका है, कितने पर फेंका है, 45 डिग्री पर फेंका है। बताओ जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट क्या होगा इसका एंगुलर मोमेंटम। तो कुछ नहीं करना है, एंगल को 45 डिग्री करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तरीका हमारा यही है, कंसेप्ट ये कहीं भी जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए कहीं भी पूछा जाए, तरीका ये होगा, समझ गए। मोमेंटम आपको पता होगा, मैंने ओनली टॉप मोस्ट पॉइंट क्यों लिया, कि वहाँ आपका थोड़ा ईजी रहता है, क्यों, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बाकी जगह आपको दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट करने होंगे, और दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, जैसे मुझे यहाँ निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी, दोनों वेलोसिटी आ जाएगी, समझ गए। और ये क्या लगेगा इसका r, तो इसके यहाँ पर x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट, तो मतलब x इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, तो x तो होगा u cos थीटा इंटू t, और y क्या होगा u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये x और y आ जाएंगे। तो r इक्वल होगा x i कैप प्लस y j कैप, और p क्या होगा p x i कैप प्लस पी वाई जे कैप, फिर दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा जे मिलेगा, समझ गए। बट एग्जाम में जनरली इतना लंबा पूछते नहीं है, इस टाइप से पूछते जैसे मैं बता रहा हूँ, इस कांसेप्ट में क्वेश्चन आपके साथ डील किया है, समझ गए। वो लंबा हो जाता है, तरीका वो भी हमें आता है, वो भी आप कर सकते हैं आराम से, कॉम्पोनेंट लेना पड़ता है, बट कॉम्पोनेंट लेने की बजाय जनरली एग्जाम में आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं। इस कारण से बीच वाली बातें या कंसेप्ट ओरिएंटेड बातें जो आप पूछा जाता है आपसे कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, आप कितना ध्यान रख पाते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जैसे देखिएगा ये आपका एक्स-रे प्लेन जिसमें पार्टिकल को हमने फेंका है, ए पॉइंट पे फेंका, बी पॉइंट पर वो आया, समझ गए, क्या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फेंका, समझ गए। तो आपको क्या प्रोजेक्टर को ए पॉइंट से फेंक रहा हूँ, बी पॉइंट पर आ रहा है, व्हाट विल बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, क्या पूछा, लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या होगा, ये पूछा गया, समझ गए। पूछा जाए स्पीड में कितना होगा चेंज, पूछा जाए व्हाट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या पूछा आपको, व्हाट विल बी चेंज इन स्पीड, व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पूछा गया, समझ गए। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और मैकेनिक्स में ये पॉइंट ए और पॉइंट बी आप देख रहे हैं दोनों का एक ही लेवल पर है, और जब एक लेवल पर है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होगी, और जब पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और जब ए पॉइंट और बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हुआ, जीरो, और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है तो वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूँ, ए से बी तक वो पहुँच रहा हूँ, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, समझ गए। वर्क डन क्या होगा, जीरो, तो ए और बी एक ही लेवल पर हैं, तो क्या बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम का मतलब स्पीड भी सेम रहेगी, क्या होगी, स्पीड क्या होगी, सेम। मतलब यहाँ की स्पीड u है तो यहाँ पे जो टकराएगा तो यहाँ की स्पीड भी क्या होगी, ये u सेम ही रहेगी, समझ गए। स्पीड में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हमने प्रूव किया है, देखा है
मैकेनिक्स की बात करना चाहता हूँ और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की बात करना चाहता हूँ। एक ही लेवल पर तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, तो काइनेटिक भी सेम होनी चाहिए। तो जितनी स्पीड से फेंका उतनी स्पीड वापस वो जाएगा। और आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि प्रोजेक्टिल मोशन कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो ये वाली यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या होगी, ये होगी। समझ गए? मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ का इसके बराबर आ गया और स्पीड अगर सेम है। अब जब स्पीड सेम है तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, स्पीड का मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो स्पीड यह है, वेलोसिटी इधर है, तो इसका यदि कंपोनेंट लेता हूँ और कंपोनेंट u cos थीटा आ रहा है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस एंगल इज व्हाट, थीटा और माइनस थीटा। कितना हो, ये एंगल थीटा या माइनस थीटा होगा जब तो कंपोनेंट आएगा। इसका मतलब ये एंगल कितना होता है, माइनस थीटा होता है। समझ गए कैसे? ये वाला एंगल तो आपको देखिए इधर की ओर जा रहा है और ये वाला एंगल कहाँ जाएगा, इधर की ओर, क्योंकि वेलोसिटी इधर की ओर थी, यहाँ वेलोसिटी इधर की ओर है, तो एंगल क्या उल्टा है, इसलिए माइनस लिखा। तो इसका मतलब जितना एंगल से मैं फेंकता हूँ उतना एंगल वो क्या हो रहा है, पार्टिकल यहाँ टकराता है। मतलब पॉइंट एंगल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में जैसा अपोजिट होगा जैसा डायग्राम में दिखा हुआ है। समझ गए? तो यहाँ क्या मिलेगा, ये आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस थीटा, बट वो होगा क्या, कॉस थीटा होगा। हमने प्रूव भी किया कि दोनों चीज़ क्या होती है, इक्वल, बार बार बोल भी रहे तो इक्वल ही रहेगी। समझ गए? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u, यहाँ साइन थीटा होगा, यहाँ क्या होगा, u साइन और माइनस थीटा हो जाएगा। समझ गए? तो क्या लिखता हूँ, ये लिखूंगा मैं u साइन थीटा, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। समझ गए? तो वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है बट हॉरिजॉन्टल वही रहेगा। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कि लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज होगा, और लीनियर मोमेंटम p क्या होता है, पी एक्स आई कैप प्लस क्या होता है, पी वाई जे कैप, वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट दिख रहे हैं इसलिए कंपोनेंट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो एक्स कंपोनेंट में कितना होगा चेंज, डेल्टा पी एक्स। आप चाहो तो चेंज निकालना चाहते हैं, चेंज के लिए डेल्टा लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो डेल्टा पी एक्स कितना होगा, एम यू क्या होगा, कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, माइनस ये माइनस लिखा हुआ है और ये होगा एम यू कॉस थीटा। समझ के दोनों डायरेक्शन सेम है, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, चेंज निकालना है, ये लिख दिया, तो चेंज कितना हुआ, 0 आ गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ मैं, तो वर्टिकल में क्या होगा, देखिए इधर है इधर है, मेरा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो क्या लिखता हूँ, u साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस u साइन थीटा, तो क्या मिला मुझे, 2u साइन थीटा। ये आ गया लीनियर मोमेंटम में चेंज। कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट ओनली, x कंपोनेंट में चेंज तो 0 ही है। इसका मतलब रिजल्टेंट चेंज भी क्या मिलेगा, रिजल्टेंट चेंज का फॉर्मूला डेल्टा p, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लिखते हैं डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा पी वाई का स्क्वायर, बट मैं कहते हैं 0 है तो ओनली डेल्टा पी वाई आएगा। और डेल्टा पी वाई क्या होता है, डेल्टा पी वाई, ये देखिए मोमेंटम में चेंज तो मैं मास से मल्टीप्लाई करना रह गया यहाँ, तो आप मास से मल्टीप्लाई करें यहाँ, ठीक है ना, ये मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो क्या मिला, 2mu साइन थीटा, या यूँ लिखते हैं, ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल ओनली, तो 2vy या uy कर लें, इनिशियल के हिसाब से uy करना है। ये आ गया मोमेंटम में चेंज। समझ गए? मतलब x में कितना हुआ चेंज, y में कितना हुआ चेंज, चेंज निकाल दिया। मतलब मोमेंटम चेंज होता है, काइनेटिक में चेंज नहीं होगा, एंगल आप देखा इस टाइप चेंज होता है। और वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कब, जब वो ए से बी जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तब बीच में को तो जाएगा, बीच में को तो 0 नहीं होगा। क्यों, यहाँ और यहाँ काइनेटिक अलग अलग होती है, तो यहाँ क्या चेंज निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, यहाँ कंपोनेंट एक्स तो वही रहेगा, वाई को निकालने का तरीका होता है टाइम वाला, तो भाई एक्स में चेंज 0, वाई में चेंज आएगा, दोनों जगह के काइनेटिक चेंज निकालोगे, वो होगा वर्क डन, वो mgh के इक्वल आएगा, जो भी एच आप तक बनेगी। समझ गए? तो इस टाइप से हम लीनियर मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम में चेंज निकाल सकते हैं, आपका टॉक क्या है टॉक निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हमसे पूछी जा सकती है। हमने चेंज निकाला यहाँ और यहाँ पर, तो क्या आया, 2muy, मतलब कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट ओनली। इसका मतलब मैं यहाँ निकालूंगा तो यहाँ पर भी x तो बराबर ही होता है, तो ओनली y आएगा, यहाँ पर यहाँ का y, यहाँ पर यहाँ का y। मतलब आप कोई भी 2 लेवल ले लें तो 2 लेवल पर कौन सा y कंपोनेंट है, उस y कंपोनेंट चेंज की बात करेंगे। x कंपोनेंट चेंज तो होता भी नहीं, तो ऐसे लीनियर मोमेंटम चेंज, ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैंने आपको जनरलाइज फॉर्म में किया है, कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं लिए, मैंने mu इस टाइप से जनरलाइज फॉर्म में किया है। कोई भी डेटा दे रखा हूँ एग्जाम के अंदर, वो आप सब्स्टिट्यूट कर लें और इनके अंदर, और सब्स्टिट्यूट कर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना करना चाहे उतना करें, प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने से काम होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में और भी हम बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे काम आएंगे एडवांस के अंदर।